इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक कवर करने लगे हैं वो एडजस्टिंग एंट्रीज। चैप्टर 4 है और फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बुक है, 17th एडिशन है और ऑथर इनके हैं विलियम साका बैटनर एंड कार्सिलो। तो एडजस्टिंग एंट्रीज देखते हैं हम क्या है इस टॉपिक में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों बनाते हैं और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज कौन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं। और फिर हम कुछ ब्रीफ एक्सरसाइजेस करेंगे इसी बुक से, चैप्टर 4 से ब्रीफ एक्सरसाइजेस करेंगे और देखेंगे कि एंट्रीज हम किस तरह से पास करते हैं, रिकॉर्डिंग हम किस तरह से करते हैं, डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, अमाउंट कहाँ से आएगी। ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड वी नीड टू मेक एडजस्टिंग एंट्रीज। एक बात, खास बात आपने याद रखना है कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड। लाइक अगर हम मंथली अकाउंट्स आप बना रहे हैं, अपने मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। इन बिटवीन कभी भी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि आप 1 जनवरी को या 15 जनवरी को या जनवरी के दरमियान में किसी महीने में दिन में किसी में बना दें, बल्कि हम क्या करते हैं, मंथ का एंड का वेट करते हैं और एंड को हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। लाइक 31 जनवरी की हम बात कर रहे हैं या अगर हम जून की बात कर रहे हैं तो 30 जून को हम बनाएंगे, तो मंथ एंड पे हम बनाते हैं। और अगर हम ईयरली एंट्रीज पास कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद बनाते हैं। उसके बाद टू गेट द अकाउंट्स अप टू डेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने का, कि हम अपने अकाउंट्स को अप टू डेट रख रहे होते हैं, यानी कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो जिनकी एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है और उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यानी कि पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना के अपने अकाउंट्स को अप टू डेट करते हैं और उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? इन अकाउंट्स में हमने लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, इसमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, ये हमने इनको एडजस्ट करनी होती हैं। इन अकाउंट्स को हम एडजस्ट करते हैं, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। Adjusting entries are needed whenever revenue or expenses affect more than one accounting period. यानी revenues और expenses अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम उनको एडजस्ट करें। रेवेन्यूज की बात हो रही है या एक्सपेंसेस की बात हो रही है। लास्ट चैप्टर जब हमने फिनिश किया था तो उसमें हमने क्लास, आपको याद होगा, हमने उसमें एक एक प्रिंसिपल पढ़ा था, मैचिंग प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल पढ़ा था रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल एक्चुअली रिलेटेड होता है कि आपने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू के बारे में ये होता है कि रेवेन्यू जिस टाइम पीरियड में अर्न हुआ होता है सिर्फ उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है। अदरवाइज आइदर या वो अनअर्न रहता है या फिर रिसीवेबल होता है। इसी तरह जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो जब एक्सपेंसेस बेसिकली हम रिकॉर्ड करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू, जिस तरह रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल के थ्रू। रियलाइजेशन प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल भी कहलाता है। इसी तरह एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं हम मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू, और मैचिंग प्रिंसिपल ये बताता है कि एक्सपेंसेस को आपने मैच करना है विद द रेवेन्यू अर्नड, यानी कि जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस किए गए हैं उस टाइम पीरियड में हमने उसको रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू से मैच करके रिकॉर्ड करना है। तो अगर हमने पहले से कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में कर दिए हैं यानी प्री पेड कर दिए हैं, इसका मतलब है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने इंश्योरेंस की बात की थी या हमने डिस्कस किया था क्लास में, जैसे आप करते हैं फॉर एग्जांपल, आप इंश्योरेंस आप अगर पूरे साल का पहले से ही दे दें तो प्री पेड हो जाता है। प्री, पहले से, पेड, अदा किया हुआ, प्री पेड। तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह रेवेन्यूज होते हैं जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इन्वॉल्व होते हैं।
इसके अलावा खास बात ये है कि एवरी एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्व अ चेंज इन आइदर अ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एंड एन एसेट और लायबिलिटी। यानी जब आप एंट्री पास करते हैं तो आपके पास या रेवेन्यू या एक्सपेंस इफेक्ट हो रहा होता है और साथ में एसेट या लायबिलिटी इफेक्ट हो रही होती है, और उसी में फिर हम चेंज लेके आते हैं, इन्हीं में हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं और इन्हीं की वजह से एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। There are four types of adjusting entries. Number one, converting assets to expenses, converting liabilities to revenue, accruing unpaid expenses and accruing uncollected revenue. ये अब हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये चार टाइप्स होती हैं और बस यही चार टाइप होती हैं, पांचवी टाइप इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती। और इससे रिलेटेड टोटल, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं, जो आपका कोर्स है वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है या फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग वन है, बिल्कुल बेसिक कोर्स है। तो इसमें आपको ये फोर टाइप्स हैं और इसमें टोटल 5 एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, यानी 5 टाइप, आप कह लें कि 5 एंट्रीज होती हैं जो दो कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व हैं और बाकी तीनों में एक एक एंट्रीज होती हैं। तो टोटल 5 एंट्रीज होती हैं, 6 एंट्री होती कोई नहीं है, 5 एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। तो वो हम देखेंगे वो कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। बेसिकली कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट तब राइज होता है जब आप अपने किसी भी एसेट को पहले से पे कर दें। यानी आप कह लें कि आप जैसे अभी हमने जिक्र किया इंश्योरेंस का, हमने जिक्र किया था, तो इंश्योरेंस या हम रेंट की एग्जांपल लेते हैं। तो इंश्योरेंस या रेंट में अगर आपको, आप इंश्योरेंस क्या करते हैं, सर्विस ले रहे होते हैं ना, इसी तरह जो रेंट है तो रेंट में भी आप सर्विस ले रहे होते हैं, ठीक है। सर्विस जब आप ले रहे होते हैं तो आपका एक्सपेंसेस होता है। अगर इन्हीं एक्सपेंसेस को आप पहले से अदा कर दें, यानी अभी आपने सर्विस ली नहीं है और एडवांस पेमेंट कर दी है अपने किसी भी एक्सपेंस की, तो वो एक्सपेंस बेसिकली उस वक्त जब आप एडवांस पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है, करंट एसेट बन जाता है, ठीक है। तो करंट एसेट बन जाता है। अब जैसे जैसे आप सर्विस लेते जाते हैं वो एसेट कन्वर्ट होता जाता है एक्सपेंस में। तो यहाँ पे हम इस एडजस्टिंग एंट्रीज में हम यही देखते हैं कि किस तरह से आप जो प्रायर पीरियड्स में आपने पेमेंट की होती है अपने एक्सपेंसेस की एडवांस में, वो किस तरह करंट पीरियड में कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंसेस में। तो इसमें हम ये चीज देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, जैसे सप्लाईज है। अब सप्लाईज हम क्या करते हैं, एडवांस में खरीद लेते हैं और फिर जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं, दैट एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। जब हम देखते हैं महीना खत्म हो गया तो सप्लाईज में से कितनी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई हैं, यानी एसेट्स में से कितने एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसी तरह एक्सपायरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, ये हम जरा डिटेल से बाद में जब एंट्रीज करेंगे तो इसकी हम डिटेल्स देखेंगे। स्लाइड्स वैसे मैं आपको क्लास में भी कवर करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो सेकंड टाइप है, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू। ऑलराइट, अब रेवेन्यूज, जिस तरह आप एक्सपेंसेस पे कर देते हैं एडवांस में, वो आपका एसेट बन जाता है। इसी तरह आप अगर रेवेन्यू अपना, यानी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे आप डॉक्टर हैं, अभी आपने पेशेंट को देखना है, या आप कह लें कि आप कंसल्टेंसी फर्म्स हैं और अभी आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, और आप प्रोवाइड करने से पहले ही उसका रेवेन्यू एडवांस में ले लेते हैं, उसकी उसकी फीस, अपने डॉक्टर की फीस एडवांस में ले लेते हैं, तो आपने अभी ये अर्न नहीं किया है, ये अनअर्न्ड है। तो जो अनअर्न्ड होता है वो, आप जो रेवेन्यू अनअर्न्ड होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है, और ये लायबिलिटी आप प्रायर पीरियड्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते जाते हैं, ये लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है।
और ये फिर इसकी एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अच्छा, जिस तरह आपने एसेट एक्सपेंसेस आपके थे और आपने एडवांस में पेमेंट की, बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस तरह होता है कि आपने सर्विसेज ले ली हैं और अभी पैसे नहीं दिए, पैसे देना बाकी है। जैसे एम्प्लॉइज से आपने सर्विस ले ली है और अभी उनको सैलरी पे नहीं की है, तो एक्सपेंसेस क्या है, अनपेड है, अभी आपने पेमेंट नहीं की, तो पेबल का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह रेवेन्यूज आपके अनकलेक्टेड रेवेन्यूज हैं, दिस इज योर फोर्थ टाइप, यानी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और अभी आपको रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ, रिसीव्ड हो जाएगा, तो ये कहलाता है अक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। ऑलराइट, तो अभी ये जो चार टाइप्स हमने पढ़ी हैं, अगर मैं इसको समराइज करूं तो समरी इस तरह मैं इसको बनाऊंगी कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो फर्स्ट स्टेप में आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है, और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस का जिक्र हो रहा है या रेवेन्यूज का जिक्र हो रहा है। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है। और अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो फिर एक्सपेंसेस का जिक्र हो रहा है, जैसे सैलरीज एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑलराइट, और अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप इसका मतलब है रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, लाइक कंसल्टेंसी फीस अर्न, सर्विसेज फीस अर्न, क्लाइंट रेवेन्यू, डॉक्टर फीस, कंसल्टेंसी फीस, ये सारी बातें तो ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में दो चीजें हैं, या एक्सपेंस आप प्रीपेड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस आपने पहले से अदा कर दिया है, तो एक्सपेंस प्रीपेड होगा, या अनएक्सपायर्ड का वर्ड यूज होगा, या एडवांस का। या एक्सपेंस आपने पहले से अदा कर दिया है, या सर्विस ले ली है और देना बाकी है, तो अनपेड, अक्रूड और पेबल का वर्ड यूज होगा। इसी तरह रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू एडवांस में आपने कलेक्ट कर लिया है तो अर्न या एडवांस रेवेन्यू का वर्ड यूज होगा। या फिर रेवेन्यू अनकलेक्टेड, अनबिल्ड और अनरिकॉर्डेड है, यानी आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं लेकिन अभी पैसे लेने बाकी हैं, या अभी आपने वो रेवेन्यू की कलेक्शन करनी बाकी है। तो अगर प्रीपेड है तो एक्सपेंसेस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, और अगर पेबल है तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट कर देंगे। नोट कीजिए, दोनों में एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा, पेबल है तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह दोनों में आप देखिए रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, यानी रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर अनअर्न्ड है तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, डेबिट कर रहे हैं, और अगर रिसीवेबल है तो आप अक्रू कर रहे हैं अनकलेक्टेड रेवेन्यू को। ठीक है, और अमाउंट कौन सी हम पास करेंगे, अमाउंट हम लेंगे एक्सपेंस फॉर द पीरियड या रेवेन्यू फॉर द पीरियड, जो कि आपको रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल में आपको एक्सप्लेन किया गया है इससे पहले डिटेल में। ऑलराइट क्लास, तो हम ब्रीफ एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। आपके पास कोर्स पैक में पेज नंबर 167 है, विलियम हकाबैटनर की बुक है, और एडिशन आई थिंक 17 था, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। ओके, तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। ऑन नवंबर 1st, ये है ब्रीफ एक्सरसाइज है 4.1। ऑन नवंबर 1st, यानी कि महीने के शुरू की हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट की बात करें, गिल्ड्स कॉर्पोरेशन परचेज अ 6 month इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द टॉम्टी एजेंसी फॉर 4500 डॉलर। $4500 की आपने क्या परचेज की है, टॉम्टी एजेंसी से गिल्ड्स कॉर्पोरेशन ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है। ऑलराइट क्लास,
तो अब आप देखिए इसमें दो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दो कंपनीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहली कंपनी जो आपके पास इन्वॉल्व है वो है गिट्स कॉरपोरेशन, ठीक है। दूसरी कंपनी जो इन्वॉल्व है वो है टॉमटी। अच्छा, टॉमटी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है गिट्स कॉरपोरेशन ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है। तो गिट्स कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि इसने ये सर्विस ले रहे हैं, अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो गिट्स के लिए ये क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंस की। और जो टॉमटी है ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनके लिए इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गिट्स के लिए हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। पॉलिसी कितने की परचेज की है? पॉलिसी परचेज की है 4500 की। और ये कितने महीनों के लिए परचेज किए? कितने महीने कवर करते हैं ये? ये कवर करते हैं 6 मंथ। तो आप यूं कहें कि 45, अगर मैं पर मंथ अमाउंट निकालूं तो 1 मंथ की अमाउंट कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1 मंथ कवर कर रहा है $750। ओके। रिक्वायरमेंट 1 देखिए, ए पार्ट हम करने लगे हैं। ए पार्ट हम करते हैं, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री हमने हमेशा कब बनानी है? मंथ एंड पे बनानी है, ऑलराइट। तो हम मंथ एंड पे या पीरियड एंड पे, अगर सालाना दी हुई है तो ईयरली दी हुई है, पीरियड एंड की बात करेंगे। प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर गिट्स कॉर्पोरेशन ऑन November 30th, assuming it recorded the November 1st expenditure as unexpired insurance। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की बात हो रही है। यानी November 1st को जो गिट्स कॉरपोरेशन ने 4500 दिए थे, वो 4500 क्या उसने रिकॉर्ड किए थे? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। हम गिट्स कॉरपोरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं क्लास। तो अगर ये आप चार्ट देखें जो अभी हमने समझा था, अगर मैं इसको कंसाइज करवाऊं, तो गिट्स कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये रेवेन्यू है उनके लिए या एक्सपेंसेस है? तो क्योंकि हम सर्विस ले रहे हैं तो ये एक्सपेंस है। गिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? एक्सपेंस है। क्या एक्सपेंस उसने पहले से अदा कर दिया है या अभी अदा करना बाकी है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो पहले से अदा कर चुके हैं, एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। 6 मंथ की, ये देखें पहले से उसने पॉलिसी खरीदी हुई है, इसका मतलब है ये एडवांस है। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड हम क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीपेड के लिए यहाँ पे उसने देखें वर्ड कौन सा यूज किया हुआ है? प्रीपेड के बजाय इसने वर्ड यूज किया हुआ है अनएक्सपायर्ड। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अब मैं आपको बता रही हूँ, ये हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहे हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री की डेट क्या होती है? 30th November, यानी कि एंड, जो भी महीने की एंड की डेट होगी। तो डेबिट हमने क्या करना है? एक कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ पे डेबिट का और एक कॉलम बना लेते हैं क्रेडिट का। तो ये देखिए ये एंट्री है हमारे पास, दिस वन। एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे हैं, तो हम कौन से एक्सपेंस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे किस एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है? इंश्योरेंस एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या करेंगे? प्रीपेड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड। और प्रीपेड के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड या एडवांस एक्सपेंस। तो हम देखेंगे कि जो एक्सरसाइज में सवाल है उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, तो उसमें अनएक्सपायर्ड का वर्ड यूज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है क्लास। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमने क्रेडिट कर दी। डेबिट अमाउंट कौन सा करेंगे? फॉर द पीरियड, यानी कि हम कितने महीने की एंट्री बना रहे हैं? 1 महीने की। 1 November को इसने पॉलिसी परचेज की थी, एट दैट टाइम इसने उसको एडवांस रिकॉर्ड किया था, तो हमारे लिए एक्सपेंस क्या हो गया? एडवांस हो गया। नाउ
दिस एडवांस एक्सपेंस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू एसेट, इसी वजह से हम इसको इनटू इनटू एक्सपेंस, इसी वजह से हम इसको कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, 1 मंथ की अमाउंट लेंगे जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 750। तो यहाँ पे हमने एंट्री किससे पास की, 750 की। जी, तो कोई इशू हो तो बता दिए। मुझसे ऑफिस में काउंसलिंग आवर्स में आके डिस्कस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ऑलराइट क्लास, बी पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बी पार्ट कहता है प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर टॉम्टी एजेंसी। टॉम्टी एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टॉम्टी एजेंसी के लिए वो जो 4500 है उसने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो गया, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो रेवेन्यू इनकर्ड होता है, तो हमें रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। क्या उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और अभी रेवेन्यू रिसीव्ड होना बाकी है, अनकलेक्टेड, अनबिल्ड, अनरिकॉर्डेड है, या उसने रेवेन्यू एडवांस में ले लिया है। तो ट्रांजैक्शन अगर पढ़े तो हमें पता चलता है कि उसने रेवेन्यू एडवांस में ले लिया है, यानी उसके लिए ये रेवेन्यू क्या है, अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड है, अभी उसने अर्न नहीं किया है। अच्छा, अनअर्न की एंट्री क्या होती है, हम अनअर्न को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि एसेट का नाम है कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू, तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम डेबिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रेवेन्यू को आपने रिकॉर्ड करना है तो वो बाय नेचर क्रेडिट पे होता है उसकी रिकॉर्डिंग, तो हमने उसको क्रेडिट पे कर दिया। अब टॉम्टी ने इस रेवेन्यू का नाम क्या रखा हुआ है, ये देखिए, अनअर्न इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज द रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये एंट्री मैंने कंसाइज की हुई है यहाँ पे, तो हम एंट्री पास कर देंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री पास कर रहे हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं टॉम्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम डेट क्या लिखेंगे, एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो अनअर्न रेवेन्यू हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हम लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, तो अनअर्न का उसने नाम रखा हुआ है अनअर्न इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, और ये हमने डेबिट कर दिया, और रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने, और अमाउंट हम कौन सी लेंगे, अमाउंट हम लेंगे 1 मंथ की, और 1 मंथ की अमाउंट कितनी आ रही है, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 1 मंथ की 750 और 750। अच्छा, ये अब क्या किया हमने, एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने किस तरह से रिकॉर्ड किया, और ये सारा क्या था। तो क्लास मैंने आपको पहले भी क्लास में भी एक्सप्लेन किया है कि पहली बात, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है, ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, और ट्रांजैक्शंस के बाद आपने डिसाइड करना है कि आप ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस की बात कर रहे हैं या रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। अगर एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक्सपेंस आपने पहले से अदा कर दिया है एडवांस, या सर्विस ले ली है और पैसे देने बाकी हैं, यानी अनपेड है और पेबल है। इसी तरह रेवेन्यूज हम देखेंगे कि क्या रेवेन्यू आपने पहले से ले लिया है एडवांस, अगर आपने रेवेन्यू एडवांस ले लिया है तो वो आपके लिए अनअर्न्ड है, अभी आपने उसको अर्न नहीं किया है, कमाया नहीं है। अर्न कब होगा, जब आप एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और अभी पैसे आपको नहीं मिले हैं, रिसीव नहीं हुआ है, अनकलेक्टेड, अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद स्टेप 1 में इसको डिवाइड कर लें कि आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, और अगर एक्सपेंसेस है तो फर्दर दो टाइप में डिवाइड है, रेवेन्यूज है तो फर्दर दो टाइप में डिवाइड है, एंड दैट्स इट। ये एंट्रीज हैं, एंट्रीज आपने पास करना है, और बस इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। अच्छा, ब्रीफ एक्सरसाइज है 4.2, वो मैं आपको अभी नहीं करवा रही, इसलिए कि ये एग्जैक्टली इसकी डिक्टो कॉपी है, तो ये आप खुद कीजिए, एंट्रीज पास कीजिए, और फिर मुझे आप ऑफिस में आके चेक करवा सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फिर आप
एंट्रीज अगर आपको कोई इशू है तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ अमाउंट चेंज है, नाम चेंज है, और कॉन्सेप्ट 100% ये प्रीपेड या फिर अनअर्न का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह पार्ट ए और बी में। तो नेक्स्ट ब्रीफ एक्सरसाइज जो हम करने लगे हैं, नेक्स्ट ब्रीफ एक्सरसाइज हम देखेंगे कि वो किससे रिलेटेड है। ये है ब्रीफ एक्सरसाइज 4.3 है, और पेज नंबर 168 पे है, 168 पे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। ऑन मार्च 1 यानी कि जब मंथ शुरू हुआ है, Sonic Corporation had office supplies on hand of 1000। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, ऑन हैंड कब की बात हम कर रहे हैं, मार्च 1 की, यानी कि जब मंथ स्टार्ट हुआ है। तो क्लास याद रखिएगा, जब मंथ स्टार्ट होता है तो वो उस मंथ का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। यानी कि जब महीना शुरू हुआ है तो पहले से आपके पास कितनी मौजूद थी, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज ऑफिस स्टेशनरी, या स्टेशनरी का वर्ड यूज होगा, ये ऑफिस सप्लाईज होती हैं। और जब आप इनको परचेज करते हैं तो आप इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ये आपकी करंट एसेट होती हैं। लास्ट मंथ का जो ऑफिस सप्लाईज क्लोजिंग होता है वो करंट मंथ का ओपनिंग होता है। तो यकीनन ये फेब के मंथ से कुछ ना कुछ रिमेनिंग होगा, जो कि करंट मंथ का मार्च का ओपनिंग हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द मंथ फ्योनिक परचेज एडिशनल सप्लाईज कॉस्टिंग 500। यानी आपने मजीद क्या किया है, मजीद आपने परचेजेस की हैं। और कितनी परचेजेस की हैं, जब आप परचेज करते हैं तो परचेजेस आप क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। यानी परचेजेस कितनी है, 500। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास जो अवेलेबल आ गई हैं, अवेलेबल फॉर यूज, तो हमारे पास पूरे महीने के लिए कितनी अवेलेबल थी, 1500 अवेलेबल थी। approximately $200 of unused office supplies। अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज यानी अभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं, या रिमेनिंग है, या बच गई हैं। ऑफिस सप्लाईज जो बच गई हैं वो क्या है, वो अनयूज्ड है। एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ यानी हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं, तो मार्च 31 को जो बच गई हैं वो क्या कहलाएंगी, क्लोजिंग बैलेंस। और वो क्लोजिंग बैलेंस बच गई है 200। तो ये 200 हम अवेलेबल में से अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास 1300 का बैलेंस जो है वो मौजूद है। ये 1300 कहाँ गई, इनका हमने क्या किया क्लास, तो ये 1300 हमने क्या की, यूज कर ली। तो क्लास याद रखिएगा, सप्लाईज जो यूज हो जाती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी ये 1300 क्या हुई, इस्तेमाल हो गई, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे पूछा हुआ है, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री ऑन मार्च 31 और टू काउंट फॉर ऑफिस सप्लाईज। यानी ऑफिस सप्लाईज को हमने एडजस्ट करना है। तो क्लास अभी हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि अब आप बताइए कि आपका ये एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो ऑब्वियसली आप एक एसेट को यूज कर रहे हैं, तो जो यूज्ड एसेट हो जाता है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस, इसमें एक्सपेंस का जिक्र है। क्या ये एक्सपेंस आपने पहले से खरीद के रखा हुआ था, या पहले से अदा कर दिया था, या ये एक्सपेंस आपने यूज कर लिया है और अभी पेमेंट करना बाकी है। तो ऑफिस सप्लाईज क्लास अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि ऑफिस सप्लाईज हम पहले से खरीद लेते हैं, यानी प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस सप्लाईज वो वाहिद एक्सपेंस है जिसके आगे प्रीपेड का वर्ड नहीं आता। अच्छा जी, एडजस्टिंग एंट्री हम बनाते हैं मंथ एंड पे। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट लिखते हैं हम मार्च 31। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास डेबिट क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस। तो कौन सा एक्सपेंस हम जिक्र कर रहे हैं, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है। और हम क्रेडिट क्या कर देंगे, प्रीपेड का वर्ड नहीं यूज होता,
तो ऑफिस सप्लाईज हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कौन सी लेंगे? जो यूज्ड हो गई है, जो ऑफिस सप्लाईज यूज हो गई हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक्सपेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक कॉलम हमारा डेबिट का हो गया, क्रेडिट। अच्छा, इस एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है क्लास? जो हमने प्रीवियस चैप्टर 3 में और चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में स्पेशली हमने देखा था कि जो आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज, उसका जो फॉर्मेट होता है वही बनाएंगे। यानी एक कॉलम डेट का होता है, अकाउंट्स टाइटल का होता है, डेबिट का और क्रेडिट का होता है। ऊपर आप हेडिंग कंपनी की डालते हैं, नेम ऑफ द कंपनी, और उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, सो क्लास दिस वाज प्रॉब्लम ब्रीफ एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? दिस इज अबाउट डिप्रिसिएशन। ऑलराइट, डिप्रिसिएशन हम देखेंगे। अच्छा जी, डिप्रिसिएशन, पहली बात ये कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। ठीक है, जैसे हमने सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज एसेट होते हैं लेकिन करंट एसेट्स होते हैं, इनको हमने यूज किया तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह जो फिक्स एसेट होते हैं, यानी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, इनको जब आप यूज करते हैं और इनके इस्तेमाल की वजह से इनमें वेयर एंड टेयर होता है, यानी इस्तेमाल की वजह से इनकी वैल्यू में कमी आती है, या आउटडेटेड हो जाने की वजह से इनकी वैल्यू में कमी आती है फिक्स एसेट की, तो इसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स जब आप पढ़ेंगे, एडवांस कोर्स होगा अकाउंटिंग 2। अकाउंटिंग 2 में आप डिप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट एडवांस में पढ़ेंगे। इसमें रीजंस होती हैं, कई तरह के एसेट्स होते हैं और उस पे डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, किस तरह के एसेट पे कौन सा मेथड यूज होता है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज है। तो आप फॉर द टाइम बीइंग याद रखिए कि जो फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है आइदर बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस, तो उसकी कमी को रिकॉर्ड करते हैं हम, और उस एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? उस एक्सपेंस को डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, और इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है, ये हमने यहाँ पे देखा था। ये देखिए, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम क्रेडिट करते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब है हर साल वो डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आप कैलकुलेट करते हैं ये ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एसेट की 5 साल लाइफ है, तो हम 5 साल उस डिप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट भी करते रहते हैं, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बेसिकली कॉन्ट्रा एसेट होता है, बाय नेचर कॉन्ट्रा एसेट होता है, एसेट को डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो एंट्री हम ये पास करते हैं। अच्छा जी, अब सवाल हम करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ऑन January 2, यानी महीने में, ये साल के शुरू में, 2010, Higgins Corporation purchased equipment costing 1,44,000। हमने जो इक्विपमेंट खरीदा है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो कितनी है? 1,44,000 की है। ये दिस इज कॉस्ट। ओके, Higgins परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्रीज मंथली, और ये एडजस्टिंग एंट्रीज कब बनाते हैं? हर महीने बनाते हैं, एवरी मंथ बनाते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब है हमने मंथली एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। अच्छा, पार्ट ए है, रिक्वायरमेंट ए है, रिकॉर्ड दिस इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी ये जो आपने इक्विपमेंट खरीदा है इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें ऑन 31 दिसंबर 2015। 2015 को, हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2015 को, assuming it estimated life was 8 years, यानी कि जब ये इक्विपमेंट खरीदा था उस वक्त ये एस्टिमेट किया गया था कि इसकी लाइफ कितनी है, या ये एसेट कितने दिन चलेगा, कितने दिन इस्तेमाल के काबिल रहेगा। इसकी लाइफ 8 years थी। ये लाइफ आपको क्यों दी गई है? क्योंकि क्लास
जब भी जाहिर सी बात है आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो वो डिप्रिशिएट हो जाता है ना, ये तो नहीं होता कि वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, फॉर एवर चलता रहेगा, नहीं। इस्तेमाल होने की वजह से कभी ना कभी तो वो एसेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब जो हमने चीजें देखी हैं, एक वर्ड हमने यूज किया है कॉस्ट, यानी ये एसेट आपने कितने का खरीदा है, ओरिजिनली इसकी कॉस्ट कितनी है, तो 1,44,000 है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है स्क्रैप वैल्यू, इसको या हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं या रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, या इसके लिए हम यूज करते हैं सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप में जो सामान बिकता है ना, यानी कि जब वो उसकी जो एक्चुअल आपने उससे आउटपुट लेना होता है, उससे काम लेना होता है, जब वो इस्तेमाल के खत्म हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, स्क्रैप की वैल्यू होती है। अब इस सवाल में कहीं स्क्रैप का जिक्र नहीं है तो हम जीरो ले लेंगे। और तीसरी चीज क्या दी हुई है, यूजफुल लाइफ, जो कि आपको दी हुई है 8 ईयर, साल के मुताबिक। ये हमें तीन चीजें दी हुई होंगी, अगर हमें यूजफुल अगर हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दी होगी तो हम उसको जीरो लिखेंगे। ठीक है, इसको ये हमें तीन चीजें क्यों दी हुई हैं, क्योंकि हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। ऑलराइट, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का तरीका ये है कि हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, और इन सब को हम डिवाइड कर देंगे बाय यूजफुल लाइफ से। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का। ये हमारे पास एनुअल डिप्रिसिएशन निकलेगा। अगर लाइफ आपने मंथ में ली हुई है तो हमारे पास मंथली डिप्रिसिएशन निकल आएगा। अगर आपने लाइफ आपने एनुअल ली हुई है, जैसे इसमें 8 ईयर्स दिए हुए हैं, तो फिर हमारा डिप्रिसिएशन एनुअल निकलेगा। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कैसे निकाल रहे हैं, ये देखें, कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1,44,000। सैलवेज वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है तो हम इसको जीरो लिख देंगे। और लाइफ कितनी है आपके पास, लाइफ है आपके पास 8 ईयर्स, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो ये डिप्रिसिएशन निकल आया 18,000। लेकिन ये 18,000 क्या है, दिस रिप्रेजेंट एनुअल डिप्रिसिएशन, क्योंकि हमने लाइफ अभी साल में ली है। ठीक है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी 18,000 पर ईयर। अब सवाल में लिखा हुआ है अज्यूमिंग इट एस्टिमेट लाइफ ऑफ दिस रिकॉर्ड दिस इक्विपमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रीज वो मंथली रिकॉर्ड करता है, तो दिस 18,000 शुड बी कन्वर्टेड इनटू पर मंथ। तो हम इसको क्या करेंगे, 18,000 को 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास निकल आएंगे $1,500, जो कि होगा पर मंथ। तो ए पार्ट में आपने क्या चीज पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज, जो कि मंथ एंड पे होती है। हम एंट्री डालेंगे December 31st 2015, ये डेट हो गई। हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा डिप्रिसिएशन पर मंथ, क्योंकि हम मंथली एंट्री पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1500 हम डेबिट कर लेंगे, और इसी तरह हम 1500 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, दिस फर्स्ट पार्ट ए। इसी तरह पार्ट बी में है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ equipment's accumulated depreciation reported in the balance sheet dated on December 31st 2015। अगर आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं December 31st को 2015 को, तो बताइए टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना होगा। अभी क्लास मैंने आपको ये बात बताई थी, एक्यूमुलेटेड का मतलब है जमा हो जाना, तो इसमें हम हर साल का डिप्रिसिएशन क्यूमुलेट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। यानी दिसंबर 2010, इसी तरह दिसंबर 2011, दिसंबर 2012, यानी हर साल के एंड पे
तो हर साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन साल का कितना होगा, जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है हर साल का वो कितना होगा और एक्यूमुलेटेड होगा वो कितना होगा। तो देख लेते हैं कितना कितना होगा। तो हर साल ये देखिए अभी हमने साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 18,000। तो हर साल जो डिप्रिसिएशन होगा वो 18,000 पूरे साल का, क्योंकि एक महीने का 1500 है, पूरे साल का कितना होगा 18,000। इसी तरह दिसंबर, ये 12 हम दिसंबर 2013 की हम बात कर रहे हैं, फिर दिसंबर 2014 की और दिसंबर 2015 की, यानी हर साल जनवरी 1 को आपने खरीदा था तो 2010 एंड कब होगा, दिसंबर 31 दिसंबर को। तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन यानी हर साल ये कितने से इसकी वैल्यू कम हो रही है, 18,000 से। तो यहाँ पे क्यूमुलेट होके 18,000, क्योंकि पहले साल था तो क्यूमुलेट होके 18,000 हो गया। दूसरे साल पिछले साल का 18 और इस साल का 18, तो ऐड होके कितना हो गया 36,000। फिर नेक्स्ट ईयर 18,000 का मजीद डिप्रिसिएशन आया, तो नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेट होके कितना हो गया 54,000। फिर नेक्स्ट ईयर आप ऐड करें तो 72,000, यानी हर साल 18,000 क्यूमुलेट होता जा रहा है। उसके बाद फिर आप इसमें ऐड करें तो वो 90,000 हो गया, और फिर आप ऐड करें 18,000 तो 108,000 हो गया। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि जब आपने जनवरी 10 को 2010 को ये परचेज किया था 1,44,000 का, तो जब साल खत्म हुआ तो 18,000 का ये यूज्ड हो गया, यानी इसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलेसेंस इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। अब हम जब 2015 की बात करें, क्योंकि इसमें उसने 2015 की बात की हुई है, तो 2015 को इसका डिप्रिसिएशन क्यूमुलेट कितना आ रहा है 144। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 144 का एसेट खरीदा था, जिसमें से आपने इसको इस्तेमाल कितना कर लिया 108। तो अगर मैं 144,000 में से 108 को माइनस करूं तो इस वक्त एक्चुअली एसिड की जो वैल्यू बची है वो 36,000 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे उसने क्योंकि आपसे ये पूछा हुआ था तो यहाँ पे हमने इसका बी पार्ट परफॉर्म कर दिया है। बी पार्ट में सिर्फ आपने क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन पूछा है। ठीक है क्लास, तो दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ट्रांजेक्शन पढ़नी है फर्स्ट स्टेप में, और हम देखना ये है कि ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं या एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। टैक्स टैक्स सर्विस हैड अर्न, यानी हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। ये टैक्स सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने अर्न किया है बट नॉट रिकॉर्डेड। पहली बात तो ये कि हम एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे, ये सर्विस ले नहीं रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, तो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू क्या इन्होंने एडवांस लिया है या अर्न कर लिया है और अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है हैड अर्न। अर्न आप तभी करते हैं जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर चुके होते हैं। अगर आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड की तो वो तो अनअर्न हो जाएगा। इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, अनकलेक्टेड, अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड का वर्ड यूज होता है। द फॉलोइंग क्लाइंट रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द करंट मंथ पीरियड, यानी ये तीन डिफरेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं, तीन डिफरेंट बिलिंग आवर्स हैं और ये बिलिंग रेट है। ठीक है, prepare the necessary adjusting entries to record unbilled client revenue, यानी आपका रेवेन्यू तो है लेकिन ये अनबिल्ड है, पैसे मिले नहीं है, फ्यूचर में मिल जाएंगे। तो जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले होते हैं उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। तो आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है,
तो एडजस्टिंग एंट्री जो आप बनाएंगे वो मंथ एंड पे बनाएंगे, अब इसमें डेट नहीं दी हुई तो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज आप क्या बनाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल आप डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट आप क्या कर देंगे, क्रेडिट आपके पास हो जाएगा, रेवेन्यू का नाम इन्होंने लिखा हुआ है क्लाइंट सर्विस रेवेन्यू, ये आप क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। अच्छा जी, कितना डेबिट करेंगे कितना क्रेडिट करेंगे यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो लेकिन यहाँ पे सर्विसेज दी हुई है, यहाँ पे सर्विसेज आपको दी हुई है। सिंपल तरीका ये है, यहाँ पे मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बता रही हूँ। आपने ये 8 आवर्स है यहाँ पे, 8 आवर्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेट कितना है $80। इसी तरह 15 आवर्स जो आपने प्रोवाइड किए हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेट कितना है $60। और नेक्स्ट आपने 18 आवर्स की सर्विस प्रोवाइड की हुई है, जिसका रेट क्या है $95। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 80 कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे आप कर लें, लास्ट में इसको भी आपने, टोटल रेवेन्यू जब आप सम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया 3250। तो हम एंट्री के लिए जो अमाउंट लिखेंगे वो $3250 लिखेंगे, ठीक है, $3250। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है। एडजस्टिंग एंट्री आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो अक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू, इसका यानी कि अभी आपने ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया, हालांकि आप अर्न कर चुके हो, ठीक है। सो दिस वाज द एडजस्टिंग एंट्री रिलेटेड टू रेवेन्यू, अनबिल्ड अनकलेक्टेड रेवेन्यू। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, Jasper unadjusted trial balance reports unearned client revenue of 4,000 and client revenue earned of 30,000। All right class, तो सबसे पहला काम ये है कि जब हमने देखा ट्रांजैक्शन पढ़ी तो हमने ये डिसाइड करना है कि हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं या हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। क्या रेवेन्यू अनकलेक्टेड अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड है, या यहाँ पे अनअर्न रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, यानी आपने एडवांस में रेवेन्यू लिया है, तो रेवेन्यू की बात पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि हम अनअर्न की बात कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल यहाँ पे अनअर्न का जिक्र है, ठीक है। और यहाँ पे एक खास चीज आप नोट कीजिए, अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपको एक चीज दी हुई है जिसका नाम इन्होंने अनअर्न रेवेन्यू, ठीक है। अनअर्न रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, अनअर्न रेवेन्यू उन्होंने दिया हुआ है $4,000। और दूसरी चीज क्या दी हुई है, रेवेन्यू अर्न दिया हुआ है, रेवेन्यू जो ये अर्न कर चुके हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो कितना दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है, ये दो चीजें इन्होंने दी हुई है। अच्छा, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें अभी करंट मंथ की एडजस्टिंग एंट्रीज एडजस्ट नहीं हुई भी होती, यानी एडजस्टमेंट से पहले जो बना हुआ ट्रायल बैलेंस होता है वो ये होता है। तो एडजस्टमेंट से एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले अनअर्न रेवेन्यू इनका 4,000 था और रेवेन्यू अर्न 30,000 था। An examination of the client's records revealed that 2,500 of previously unearned revenue has now been earned। यानी कि जो पहले रेवेन्यू अनअर्न था अब वो क्या हो गया है, अर्नड हो गया है।
यानी 4,000 एडवांस लिया था, जिसमें से 2,500 की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं, और 2,500 इन 4,000 में से 2,500 क्या हो गया, अर्नड हो गया। ठीक है, तो प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पर्टेनिंग टू दीज अकाउंट्स, यानी कि हमने सबसे पहले ए पार्ट में क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। तो एडजस्टिंग एंट्री हम अनअर्न की बात कर रहे हैं, तो अनअर्न लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, कन्वर्टिंग लायबिलिटी इनटू रेवेन्यू। तो लायबिलिटी हम डेबिट कर रहे हैं, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, अनअर्न क्लाइंट रेवेन्यू। और क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट हम कर देंगे क्लाइंट रेवेन्यू, अर्नड हम क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, एक हम डेबिट का कॉलम बनाते हैं, एक हम क्रेडिट का कॉलम बनाते हैं। कितनी अमाउंट डेबिट करेंगे, जितने से अर्न हो गया है। तो 25 से अर्न हो गया है, इसलिए हमने 25 से एंट्री पास कर दी, दैट्स इट। बी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, बी पार्ट में उसने पूछा हुआ है एट व्हाट अमाउंट विल क्लाइंट रेवेन्यू अर्न बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट में आप देखिए, क्लाइंट ने एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले कितना रेवेन्यू अर्न किया था, बिफोर एडजस्टिंग एंट्री कितना अर्न किया था, 30,000 उसने अर्न किया था। हम रेवेन्यू अर्न का सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे अनअर्न का नहीं जिक्र कर रहे। और रेवेन्यू अर्न आफ्टर एडजस्टिंग एंट्री, तो मजीद उसने कितना अर्न किया, तो टोटल कितना हो गया, यानी एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद टोटल कितना हो गया, 32,500। सो ये पार्ट बी का आंसर है कि एडजस्टिंग एंट्री से पहले 30,000 वो रेवेन्यू बना चुका था, और अनअर्न में से मजीद उसने 2,500 का अर्न कर लिया, तो अब इसके पास रेवेन्यू टोटल हो गया 32,500 का। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ब्रीफ एक्सरसाइज है 4.7। मिलफोर्ड कॉर्पोरेशन पेज इट्स एम्प्लॉइज ऑन द 15th ऑफ ईच मंथ। सो क्लास, जब आप एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हो, तो इसका मतलब है कि हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं या हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम सैलरीज का जिक्र कर रहे हैं, और सैलरीज आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। अब हमने डिसाइड करना है कि आपने एडवांस पेमेंट की हुई है या सर्विस ले ली और पैसे देना बाकी है। तो अक्रूड बट अनपेड, तो इसका मतलब है सैलरीज क्या है आपके पास, अनपेड हैं। सैलरीज ऑन December 31 टोटल 1,75,000। अक्रूड मगर अनपेड सैलरीज कितनी है, 1,75,000। किस डेट को, 31 December 2015 को। Salaries earned by Milford employee for January 1 to January 15, 2016, ये अगले साल की बात हो रही है, अगले 15 दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर सैलरीज एक्सपेंस ऑन December 31, 2015। तो क्लास ए पास है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं December 31, 2015 की बात कर रहे हैं। तो 2015 के बारे में लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, अक्रूड बट अनपेड सैलरीज ऑन December 31, 2015, यानी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और सैलरीज पेएबल, जो कि आपने दिसंबर की सैलरीज नहीं दी, वो कितनी है, वो हम डेबिट कर देंगे 175,000 से, और इसी तरह हम क्रेडिट कर देंगे 175,000 से। दिस इज डेबिट अमाउंट, और ये डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, सिंपल अक्रूड या पे अक्रूड और अनपेड एक्सपेंसेस की एंट्री है। पार्ट बी में उसने क्या पूछा हुआ है, रिकॉर्ड द कंपनी पेमेंट, यानी एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी है, पेमेंट रिकॉर्ड करना है ऑन January 1, 2016, 2016 January 1 की
पेमेंट रिकॉर्ड करना है। तो अच्छा, पेमेंट कितनी हुई, कितनी की क्लास, पेमेंट जरा गौर से देखिए। एक तो ये पेमेंट है जो 15 दिन के हैं और 15 डेज के हैं और उसने अभी तक पे नहीं किए, जो बिलोंग करते हैं December 31, 2015। वो कितनी पेमेंट है, 175। ये पैसे अभी उसने नहीं दिए हैं, जो कि पेबल हैं। ठीक है। उसके अलावा अगले 15 दिन के, जो कि फ्रॉम January 1 to January 15 के पैसे हैं, वो कितने हैं, वो January 15, 2016, वो कितने हैं, 180। तो इसको पेमेंट कितनी करनी है, टोटल टोटल पेमेंट इसको करनी है इन दोनों को मिला के। सो क्लास एंट्री क्या पास होगी। अब क्या इस एंट्री को हम एडजस्टिंग एंट्री कहेंगे या इस एंट्री को हम जनरल एंट्री कहेंगे, क्योंकि हम एंट्री कब पास कर रहे हैं, 15 जनवरी को, महीने के दरमियान में। इसको हम एडजस्टिंग एंट्री नहीं कहेंगे। एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ मंथ एंड पे पास होती है। अगर यही एंट्री हम 31 जनवरी को पास करें तो एडजस्टिंग एंट्री कहलाएगी। सो दिस एंट्री विल बी जर्नल 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 एंट्री। ओके। सो एंट्री क्या बनेगी, हम बना रहे हैं एंट्री January 15 की। मैं इसको आपको दो पार्ट में करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 15 दिन की पेमेंट नहीं की है, क्योंकि इसमें लिखा है ना हर महीने की 15 तारीख को वो पेमेंट करता है, तो पहले तुम ये पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। सैलरीज एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, कितने से, 1। सॉरी, लाइबिलिटीज हम खत्म कर रहे हैं तो सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 175 से। और क्या चीज आपके पास से चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है 175 से। ऑलराइट। उसके बाद आपने नेक्स्ट एंट्री क्या बनानी है, ये जो 15 डेज की सैलरी है ये रिकॉर्ड करनी है। सैलरीज एक्सपेंस आपने डेबिट करना है 180 से, और सैलरी और कैश आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। कैश आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने ये एंट्री बनानी है। ये दोनों एंट्री आपकी जनरल एंट्रीज हैं, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं है। ऑलराइट। या मैं आपको एक और बता दूं, आप इसकी कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं। कंबाइन एंट्री यानी कि आइदर आइदर ये आप या ये बनाएं या कंबाइन बनाएं। एक आप बना सकते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। सैलरीज एक्सपेंस कितने आपके पास, 180,000 के। फिर सैलरीज लाइबिलिटी आप खत्म कर रहे हैं, पेबल क्रेडिट वो है 175, और कैश की पेमेंट कितनी हो रही है, कैश की पेमेंट आप इन दोनों को प्लस कर लें, 180 प्लस 175, तो आपकी पेमेंट हो रही है 3, जो कि आप क्रेडिट पे लिखेंगे 355,000। तो आपकी मर्जी है, आप आपको अगर कंबाइन इजी लगती है आप कंबाइन बनाओ, आपको दो सेपरेट इजी लगती हैं आप सेपरेट बनाओ। तो दिस वाज रिलेटेड टू सैलरीज एक्सपेंस। नेक्स्ट है, लास्ट 2 ब्रीफ एक्सरसाइजेस हम करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको अपलोड करूंगी, वो होगी प्रॉब्लम से रिलेटेड, थोड़ी सी एडवांस है। अच्छा, आपको ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप बोरिंग्स करते हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, लाइक नोट्स पेबल वगैरह होता है, तो इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है। और इंटरेस्ट क्योंकि आप सर्विस बैंक से ले रहे हो तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी एक्चुअल अमाउंट, तो ये आप क्या करते हो, ये एक साथ वापस कर देते हो बैंक को।
इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट आप फौरन पे नहीं करते जाते, या मंथ एंड पे करते हो, पीरियड एंड पे करते हो, या ये कभी भी प्रीपेड नहीं होता, नेवर एवर, कभी भी प्रीपेड नहीं। सो क्लास प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। जब कॉर्पोरेशन बोरोड, आपने कितनी बोरोइंग की है, 60,000। कब बोरोइंग की है, 1 जनवरी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने दिसंबर को, 1 दिसंबर 2015 को आपने कितने बोरो किए हैं, $60,000 आपने बोरो किए हैं। बाय इशूइंग अ 2 मंथ, यानी आपने जो 2 मंथ 4% नोट पेबल, तो आपने नोट पेबल किया है 2 मंथ का, यानी लाइबिलिटी ली है 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपने लाइबिलिटी ली है, और उस पर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। या मैंने आपको क्लास में बात बार बार समझाई है कि दिस परसेंटेज रिप्रेजेंट, ऑलवेज रिप्रेजेंट एनुअल परसेंटेज। तो जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो भी कितना होगा, वो भी इंटरेस्ट आपका होगा एनुअल इंटरेस्ट 2400, अनटिल अनलेस कि ये क्लियर कट मेंशन हो कि ये 4% फॉर 2 मंथ के लिए है, या मंथली रेट है ये, या मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 4% जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे साल को। तो एनुअल आपका कितना आ गया इंटरेस्ट, यानी 60,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और एनुअल इंटरेस्ट हो गया 4,000। The entire amount of loan plus interest is due on Feb 1st 2016, यानी आपने 2 महीने का लोन लिया है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी। जब ये 31 जनवरी खत्म हो जाएगा तो अगले महीने आपने लोन वापस करना है, साथ में 2 महीने का इंटरेस्ट जो ड्यू हो जाएगा, ड्यू मतलब अनपेड है, अभी आप पे नहीं कर रहे, बाद में आपने पे करना है, या आपने 1 फेब को वापस करना है। तो रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन दिसंबर 31st 2015। 2015 को आप दिसंबर 31st को एंट्री पास करनी है। तो रिक्वायरमेंट नंबर ए है, एडजस्टिंग एंट्री है, मंथ एंड पे होगी। कौन से मंथ एंड पे हम कर रहे हैं, दिसंबर 31st 2015 को। एंट्री हम क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हम कर देंगे, और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर देंगे। आमतौर पे इंटरेस्ट एक पेबल के लिए अक्रूड इंटरेस्ट का वर्ड यूज होता है, लेकिन इंटरेस्ट पेबल भी आप क्रेडिट करें तो वैलिड है, कोई मसला नहीं है। अमाउंट हम कितनी लेंगे, हम 1 महीने बाद की कर रहे हैं ना, तो अमाउंट हम कितनी लेंगे, 2400 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारी महीने की अमाउंट निकल आएगी जो कि है 200। तो हम एंट्री किससे पास करेंगे, $200 से, 200। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है जो कि मंथ एंड पे है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या, रिकॉर्ड द रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन जिससे आपने उधार लिया था उसको आप वापस कर रहे हैं, और साथ में आप उसको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम एंट्री कब पास कर रहे हैं, लोन हमने वापस कब करना है, 1 फेब 2016 को हमने पास करना है, ये हम कर रहे हैं बी पास। ठीक है, इसको आपने क्या पास करना है, यहाँ मैं आपको वर्किंग में दिखा रही। एक तो आपने लोन की रीपेमेंट करना है 60,000, एक आपने ये देना है, 2 महीने के लिए आपने लोन लिया है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि ये दिसंबर के महीने का इंटरेस्ट और ये जनवरी के महीने का इंटरेस्ट, ये सारा मिला के आपने उसको कितना वापस करना है, 60,400। तो जब आप लोन लेते हैं तो लाइबिलिटी आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो लोन आप क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे डेबिट पे लिखेंगे नोट्स पेबल। कितना आपने लोन लिया था, आपने लोन लिया था 60,000, ये आप वापस कर रहे हैं, साथ में आपने इंटरेस्ट पेबल 2 महीने का होगा, क्योंकि दिसंबर के महीने का 200 और जनवरी के महीने का 200, ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो जब आपने वापस करना है, यानी बैंक को या ये जो सर्विस वन क्रेडिट यूनियन है, इसको कितने पैसे देना है, इसको आपने
कैश देना है, कितना देना है, $60,400 देना है। तो ये एंट्री थी आपकी लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट की ये रिकॉर्डिंग की। लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट ब्रीफ एक्सरसाइज है 4.9। तो यहाँ पे फिर हम वीडियो क्लोज करेंगे, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। हंटर्स अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर से बता रही हूँ, अनएडजस्टेड का मतलब है अभी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले का जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको दिया हुआ है। और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड है, 70,000, यानी पिछले 11 महीने का जो है वो 70,000 है। इनकम टैक्स पेबल कितना है, 20,000 है। The company's accountant estimate that the income tax expense for the entire year, पूरे साल का, जो कि साल एंड हो रहा है दिसंबर 31 2015, वो कितना है, 85,000। ये चीज आपने नोट करनी है कि ये इंटायर ईयर पूरे साल का जो दिया हुआ है वो 85,000 है, जबकि पहले 11 महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो 70,000 ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, सिर्फ दिसंबर का रह गया है। क्योंकि ये बिफोर एडजस्टिंग है ना, तो इसका मतलब दिसंबर की एडजस्टिंग एंट्री रह गई है। और इसमें पूछा हुआ है ए पार्ट में, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर इनकम टैक्स एक्सपेंस ऑन December 31st 2015। तो पहला पार्ट हम बना रहे हैं पार्ट ए, और पार्ट ए में हम क्या बना रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री। इस डेट क्या है, 31 दिसंबर 2015 की एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्री एक्सपेंस का जिक्र है, जाहिर सी बात है, एक्सपेंस होता है इनकम टैक्स। क्या आपने पहले से दिया हुआ है, कभी नहीं, हम इनकम टैक्स कभी भी एडवांस नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको अक्रू कर लेते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम उसकी पेमेंट जनरली करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने डेबिट किया, और लाइबिलिटी इनकम टैक्स पेएबल हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो इनकम टैक्स, अब मसला अमाउंट का है। तो देखिए इंटायर ईयर, पूरे साल का उसने कहा कितना होना चाहिए, 85,000। ऑलरेडी एक्सपेंस में वो कितना चार्ज कर चुका है, 75,000। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 85 में से 70,000 हम माइनस कर देंगे, अमाउंट कितनी बच गई, 15,000। तो हम, यानी दिसंबर के महीने का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 15,000। तो हम एंट्री पास करेंगे 15,000। सो दिस इज योर एडजस्टिंग एंट्री रिलेटेड टू इनकम टैक्स, ए पार्ट। बी पार्ट में इसने क्या पूछा हुआ है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट डेटेड December 31st। बैलेंस शीट कब बनेगी, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद। तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले कितना इनकम टैक्स रिपोर्ट हुआ हुआ था, ये देखिए, एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले इनकम टैक्स कितना रिपोर्ट हुआ हुआ था, इनकम टैक्स था बिफोर एडजस्टिंग एंट्री, वो रिकॉर्ड हुआ हुआ था 20,000, ठीक है। और एडजस्टिंग एंट्री में आपने कितना किया, एडजस्टिंग एंट्रीज में ये देखिए, इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल लिखा हुआ है 15,000, तो मजीद 15,000 पेबल हो गया। इन दोनों को ऐड करें तो टोटल कितना आता है, टोटल आता है 35,000। तो ये इनकम टैक्स पेबल है जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। टोटल रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, जो कि कितना हो गया, 35,000, ठीक है। तो 35,000 इज द अमाउंट।
So this was all brief exercises. Brief exercises आपने प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट क्विज से पहले कोई इशू हो तो मेरे पास काउंसलिंग आवर्स में ज़रूर आ जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी, इसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि प्रॉब्लम 4.1a 4.2a, हम 4.7a तक एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, 10 कॉलम वर्कशीट है, और लास्ट में हम एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।